गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम अपना इस बुक का लास्ट चैप्टर करेंगे। पीछे के 2 चैप्टर आपके ओमिट हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया है। उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। पूरे चैप्टर हम नहीं करेंगे। तो इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है और नेक्स्ट वीक से हम अपनी दूसरी बुक स्टार्ट कर लेंगे। और आपको मैं एक लिंक भी सेंड करती हूँ। आपको अपना जिन भी बच्चों का रह जाता है उस लिंक पे जाके आप अपना चैप्टर दोबारा से देख सकते हैं, या जिसका जो बच्चे ऐड नहीं थे या बाद में आए हैं वो देख सकते हैं। आज हम करेंगे स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट्स। संघवाद में हमने पढ़ा है कि हमारा पावर ऑफ डिवीज़न होता है। फेडरलिज्म में हमने ये पढ़ा है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर ऑफ डिवीज़न है। सबसे ऊपर हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट्स। आज हम इस चैप्टर में लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम मेन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें जो मेन हमारा है, एक तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, और कि कहाँ तक ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जो लोकल यूनिट्स हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनको क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। अब सबसे पहले हम ये कहेंगे कि स्थानीय सरकार की ज़रूरत क्यों होती है। स्थानीय सरकार के लिए आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि गीता राठौड़ है मध्य प्रदेश की, और वो सरपंच नियुक्त हुई है और अच्छी सरपंच थी। इसके चलते दोबारा सर्वसम्मति से उसको इलेक्ट किया गया है। जो ये गीता है हाउसवाइफ होती थी, लेकिन बाद में ये एक अच्छी लीडर बनी, अच्छी वो हुई। इसने अपने गांव में स्कूल बनवाना, जो उनका तालाब था वो उसको पक्का करना, गांव में जो सड़कें बनवाना, और जो महिलाओं पर घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस हुई और एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस जगाना, इन सब कामों के लिए काफ़ी योगदान किया। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों बताई आपको जा रही हैं, इनको बताने का पर्पस क्या है कि एक स्थानीय नेता जो वहाँ का रहने वाला है, वहाँ की जो समस्याएं हैं वो उनसे वाकिफ़ है, उनसे अवेयर है कि मेरे एरिया में कौन सी समस्याएं हैं जिनका मुझे समाधान करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इतना बारीकी से किसी भी लोकल लेवल के साथ नहीं जुड़ सकती। तो जो स्थानीय नेता हैं वो हमारी समस्याओं से, हमारी डे टू डे प्रॉब्लम से अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। इसलिए ये आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। अब ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल दिया है, तमिलनाडु का गांव है वेंगसवल। वेंगसवल की एक सरपंच थी, उसने भी क्या किया कि 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर ज़मीन दी थी। लेकिन वो ज़मीन गांव की पंचायत के उस दायरे में आती थी और पंचायत से ये नहीं पूछा गया। तो कांचीपुरम का जो कलेक्टर था उसने सरपंच को आदेश दिया कि ज़मीन के बारे में जो फैसला लिया जा चुका है वो माने और इस प्रस्ताव को पास करवाए। लेकिन गांव की जो पंचायत थी उसने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। और इसके अगेंस्ट उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, और ये हेल्ड हुआ कि गांव की कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेना चाहती है सरकार, तो उसे वहाँ की स्थानीय पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी गांव की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसका कोई अदर यूज़ करना है, तो यहाँ पे पंचायत एक सशक्त भूमिका निभाएगी। तो ये है कुल मिला के यहाँ बताने का मतलब कि एक तो स्थानीय समस्याएं, दूसरा 1993 में
लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अमेंडमेंट्स किए गए हैं ताकि यहाँ पे एक सशक्त लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जा सके स्थानीय लेवल पे। स्थानीय लेवल में भी हमारे यहाँ 3 टायर पंचायत सिस्टम होता है। सबसे पहले हमारा ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है। बहुत सारी ग्राम सभाएं मिलके एक ब्लॉक बनता है और बहुत सारी ब्लॉक मिलके एक जिला परिषद बनती है। यानी 3 टायर सिस्टम होती है जो स्थानीय शासन को देखती है। अब स्थानीय शासन क्या है? सबसे हमारा नज़दीकी लिंक है। हम एक सरपंच को डायरेक्टली जानते हैं और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारी जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स चलती हैं, जो हमें हमारे खर्चे हैं, हमारे आसपास की जो हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ चाहिए वो कहाँ से आ सकती हैं? वो हमारी स्थानीय जो शासन है, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल करवा सकती हैं। सेकेंडली, सबसे बेसिक यूनिट है हमारी डेमोक्रेसी की लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये डायरेक्ट एक ऐसा लिंक है जहाँ पे सीधे सीधे हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो सीधे हमारे कांटेक्ट में हैं और सीधे सीधे हमारी बात सुन सकते हैं, हमारी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और अपने बारे में हमारा फैसला क्या होगा इस फैसले को लेने में हम खुद इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए स्थानीय शासन है। अब जो काम स्थानीय शासन के जरिए हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे लंबे समय तक उसको लटकाया नहीं जा सकता है। तो अब भारत में स्थानीय शासन, भारत में लोकल गवर्नमेंट्स कैसे स्टार्ट हुई? ये हुआ तो अंग्रेज़ों के टाइम से स्टार्ट था, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया था? उन्होंने तो सिर्फ अपने काम को कम करने के लिए, अपने बर्डन को कम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम करने के लिए उन्होंने यूनिट्स बना दी थी, लोकल बोर्ड्स बना दिए थे, ताकि उनका जो फंक्शनिंग है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था जहाँ ये पावर ऑफ डिवीज़न हुआ और उन्होंने लोकल यूनिट्स को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। उसके बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो महात्मा गांधी ने भी स्थानीय निकायों को, ग्राम पंचायत को मजबूत करने के हक में, फेवर में अपना व्यूज़ रखा कि स्थानीय लोगों की भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के काम में होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो लोग हैं स्थानीय लोकल जो हर प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन से प्रभावित होते हैं, तो उनका भी हिस्सेदारी, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए प्रशासन में। तो अब जब संविधान बना तो उन्होंने, संविधान ने क्या किया? जो लोकल गवर्नमेंट्स के विषय थे वो पंचायतों को सौंप दिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी ये कहा गया है कि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए और स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए लोकल यूनिट्स को प्रमोट करना ज़रूरी है। तो ये अब हमारा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में, स्वतंत्र भारत में लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या प्रोविज़न रहे हैं उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आज जो हमने पढ़ा ये एक भूमिका है कि क्यों हमें लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। अब इसके मेन प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका ये चैप्टर यूट्यूब के लिंक पे भी अवेलेबल रहेगा।